Hello friends, welcome to our channel. I can teachers point myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो भी ईजीएस्ट वे में, यानी कि सबसे ईजी जो मेथड कौन सा है सीटेट को क्लियर करने का। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप सबको पता है कि जो सीटेट का सिलेबस होता है उसके अंदर सीडीपी आती है, उसके अंदर जो है सीडीपी आती है, पेडागोजी आती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस आती है। ठीक है, जो हिंदी है उसको मैं पेपर वन मान के चल रही हूँ, यानी कि आप लैंग्वेज में आप हिंदी को पेपर वन लोगे, आई मीन कि लैंग्वेज वन लोगे और इंग्लिश को लैंग्वेज टू लोगे। ठीक है, लैंग्वेज वन हिंदी और लैंग्वेज टू इंग्लिश लोगे, मैं ये मान के यहाँ पे चल रही हूँ। अब यहाँ पे हमें पता है कि सी डी पी एंड पैडागोजी 30 मार्क्स का आता है। हिंदी में 15 मार्क्स की ग्रामर आती है, 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। इंग्लिश में भी 15 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, वोकैबुलरी, पैराग्राफ्स वगैरह आएंगे और 15 मार्क्स का पैडागोजी आएगी। मैथ्स में भी सेम एंड ईवीएस में भी सेम। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 30 और 30 यानी कि ऑलमोस्ट 90 मार्क्स की आपकी सीडीपी एंड पैडागोजी एग्ज़ाम में आ रही है। और आपको पता है कि सीटेट पास करने के लिए आपको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी अगर आपका सीडीपी एंड पैडागोजी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर लोगे, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता है तो। और जो भी बाकी सब्जेक्ट का आपको आता है वो आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो देखा जाए तो सीटेट को पास करना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब। सबसे जो ईजीएस्ट पेपर है वो सीटेट पास करना ही है। अब तक के जितने भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, एच टेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, केवीएस एग्ज़ाम हो, रीट हो, उन सब में सबसे जो ईजीएस्ट एग्ज़ाम है क्रैक करना वो सीटेट ही है। तो जस्ट बिलीव इन इट कि हाँ मैं सीटेट पास कर सकता हूँ, ये सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सीडीपी है, सी डिपेंड पेडागोजी है, आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, इन्होंने अपना सिलेबस निकाल रखा है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है कंप्लीट करिए। ठीक है, जो भी इन्होंने सिलेबस निकाला है उसको देखो, एक एक पॉइंट देखो और उन पॉइंट को अंदर जितने भी हेडिंग्स है, सब हेडिंग है, उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आप वो सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, या तो आप एन से कर सकते हो, या फिर डाइट के आपके पास नोट्स है उससे कर सकते हो, या फिर इन दोनों में से भी कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी है सीडीपी के सिलेबस से रिलेटेड, पूरा एक एक लाइन टू लाइन हेडिंग है, आप वो सर्च करो, डालो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। मैंने भी अपने चैनल पे वीडियोस डाली है, सीडीपी पेडागोजी का सिलेबस है पूरा 30 मार्क्स का जो है, पूरी की मैंने वीडियो डाली है। आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी, किसी और की देखनी है, जिसका भी आपको समझ में आता है। ठीक है, आप यूट्यूब पर वीडियो देखो, एक बार एटलीस्ट आप सिलेबस कंप्लीट करो, वो मस्ट है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आओगे तो नहीं आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, जो सिलेबस है उसको लाइन टू लाइन देखो, लाइन टू लाइन पढ़ो और उस चीज़ को पहले कंप्लीट करो, एंड बिलीव मी आपका सीटेट क्लियर करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर या इन तीनों में से आपको कोई भी एक चीज़ अटेम्प्ट करनी है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जो है डी टी प्लस बी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो साथ साथ, या फिर केवीएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो साथ साथ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप एनआईएस को फॉलो करो। ठीक है, इन सब में सबसे बेस्ट जो है, अगर आप डी टी प्लस बी कर रहे हो, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ साथ, तो एनआईएस बेस्ट है। पर अगर आप सिर्फ सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एनआईएस के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि सीटेट के लिए मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो आप बेशक एनआईएस पढ़िए, पर अगर टाइम नहीं है, आप वर्किंग है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको बस ये है कि सीटेट क्लियर करना है किसी भी तरीके से, फिर आप बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, तो सबसे बेस्ट सीटेट के लिए यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह देखिए या फिर डाइट के नोट्स पढ़िए। ठीक है, इन दोनों में से एक काम आप करिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और आज का यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी, किसी और के चैनल पे भी हर एक टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें डाल रखी है। बस ये डिपेंड करता है कि किसने किस तरीके से डाले, क्योंकि कुछ लोग जो है चीज़ों को बहुत कंसाइज वे में डाल देते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। मैंने भी बहुत बार वीडियो देखी है तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि टॉपिक क्या था और उसके अंदर क्या वीडियो में डाल रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ क्वेश्चन करने हैं जो कि आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। और PYQ क्वेश्चन करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने मस्ट हैं। ये तो मान लीजिए रामबाण है,
आप जो भी सिलेबस पढ़ोगे आपको वो कितना समझ में आया और उसके बिहाफ पर किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, वो उसकी नॉलेज आपको PYQ क्वेश्चन से ही समझ में आएगी, ठीक है। और उस PYQ क्वेश्चंस को जो आप अटैम्प्ट करोगे उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज़ करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, सिलेबस बेशक आप 1 या 2 बार कंप्लीट कर लीजिए, पर PYQ क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट करोगे या फिर डायरेक्ट PY क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। फिर है मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो। ये इसके अंदर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। मैं जो है मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा RS अग्रवाल को ही फॉलो किया रहा मैंने अपनी CTT के लिए भी, DT+B के लिए भी और KVS के एग्ज़ाम के लिए भी, कि एटलीस्ट 15 to 16 अगर नंबर मेरे आ जा रहे हैं आउट ऑफ 20 में से, तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ्स में ये बैड स्कोर है, ठीक है। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने SSC की बुक फॉलो कर सकते हो। SSC की जो प्रीवियस ईयर बुक्स होती है ना काफ़ी मोटी होती है, प्लस उसके अंदर ना डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और हम यहाँ टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 20 में से अगर 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन मैं विद इन टाइम लिमिट कर पा रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर 2-3 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे आते हैं, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि हो जाएगी, अगर मैं अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। तो आपको पता है कि टाइम लिमिट होती है चीज़ों को लेकर, ठीक है। और मेरी मैथ्स इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तभी मैंने RS अग्रवाल जो है फॉलो करी है। सो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पैराग्राफ्स की जो प्रैक्टिस करनी है कि पैराग्राफ्स कैसे कैसे आते हैं। मल्टीपल टाइम आपको जो है पैराग्राफ पढ़ने हैं, उनके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, प्लस आपकी क्वेश्चंस को जल्दी समझ पाओगे और जल्दी जल्दी उसका आंसर जो है लिख पाओगे, ठीक है, टिक कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव की प्रैक्टिस करो बार बार, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ आप पर डे जो है प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी इंग्लिश की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है उसको सॉल्व करने की एबिलिटी जो है डेवलप होगी। उसके साथ 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 आपको ना वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए जो नीतू सिंह की मैम की बुक आती है वो अच्छी है। उसके अलावा SP बख्शी भी आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे उसमें से कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हो सीटेट के लिए, ठीक है। नीतू सिंह मैम की बुक सही रहेगी क्योंकि उसमें ग्रामर भी है, अच्छी तरीके से दे रखी है और साथ में वोकैबुलरी भी है। और जितना पॉसिबल है आप उतना वोकैबुलरी लर्न कर लो, वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी और DT+B या KVS के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिर है हिंदी। हिंदी में जैसे कि आपको मैं मान के चल रही हूँ कि बेसिक हिंदी तो आती ही होगी, जिसमें आप चाहे वो पोएम आए या फिर पैराग्राफ्स आए वो आप कर लोगे। तो हिंदी में जो डिफ़िकल्टी आती है वो आती है ग्रामर में। तो आपको क्या करना है, ग्रामर पे फोकस करना है। या तो किसी भी राइटर की ग्रामर की बुक आप फॉलो कर सकते हो, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की है। और अगर बुक फॉलो नहीं करनी है तो जस्ट गूगल पे जाकर CBSE की जो स्टडी मटेरियल है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, वो सब देखो आप 6th 7th 8th क्लास की, और उससे भी आपका ईजिली जो है KVS हो या फिर सीटेट हो, ईजिली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे DT+B का नाम नहीं ले रही क्योंकि DT+B की हिंदी भी डिफ़िकल्ट आती है, ठीक है। उसके लिए आप तो आपको कोई ना कोई बुक फॉलो करनी ही पड़ेगी, पर सीटेट हुआ KVS हुआ वो ईजिली आपका जो है क्लियर हो जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट है EVS के लिए क्या करना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि EVS का नाम जो है चेंज हो गया, अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ना होकर TWAU हो गया है, यानी कि द वर्ल्ड अराउंड अस, ये हो गया है हमारे EVS का नाम। उसके लिए आप ओल्ड NCERT और न्यू NCERT दोनों को फॉलो करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता ये कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। हो सकता है ओल्ड NCERT से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए और हो सकता है न्यू NCERT से भी आ जाए। तो आप क्या करो, 3rd to 5th क्लास तक की जो NCERT की बुक है द वर्ल्ड अराउंड अस की, EVS की, उसको रीड करिए। जब आप 1 से 2 बार उस बुक को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्चुअल नॉलेज उसके अंदर डाल रखी है, ठीक है। उसके लिए आप NCERT की जो ऐप होती है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर भी ओल्ड NCERT न्यू NCERT दोनों चीज़ डाल रखी है। NCERT की ऐप है बुक्स वाली, उसको आप करो डाउनलोड, और उसके अंदर जो है आप ऑफलाइन भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है सीटेट क्लियर करने के लिए,
ये है कि आपको PYQ क्वेश्चन जो है करने ही करने हैं। कई बार अगर जैसे आपने अगर डाइट में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको सिलेबस रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर PYQ करने की आपको तब भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपको पेपर हर दिन अटैम्प्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि वीक में 2 दिन पेपर अटैम्प्ट करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर हुआ या फिर सैम्पल पेपर हुआ, 2 दिन वीक में पेपर अटैम्प्ट करो। बाकी टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करो और उसको जो है, जो PYQ क्वेश्चंस हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। अगर आप हर दिन पेपर दे रहे हो और आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उससे भी आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है मोटिवेशन। आपके अंदर ना मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। आपको अगर अपने आप को टेस्ट भी करना है तो वीक में 2 बार आप जो है सैम्पल पेपर लगाइए और बाकी टाइम PYQ क्वेश्चंस को रिवाइज़ करो। ज़रूरी नहीं कि हर बार टेस्ट ही देके रिवाइज़ करना है, नॉर्मली भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ये आपको फॉलो करना है। फिर है गोल्डन रूल। अब सीटेट क्लियर करने का ना गोल्डन रूल ये है कि चाइल्ड इज़ अ गॉड, कि बच्चा ना भगवान है। सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से घुमा फिरा के आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में बच्चे की गलती दिखाते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ पाया, बच्चा मंदबुद्धि था या फिर उसने फोकस नहीं करा। ठीक है, तो ऐसे आंसर जो कभी भी ठीक नहीं होंगे उसको तो बिल्कुल इग्नोर करना है। तो अकॉर्डिंग टू सीटेट चाइल्ड इज़ अ गॉड। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चे की जो है कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मिस्टेक किसकी होगी, सिलेबस बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती होगी, टीचर्स की मिस्टेक होगी, इन्वायरमेंट बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती हो सकती है, पर हमारा बच्चे की गलती कभी नहीं होगी। ये गोल्डन रूल है सीटेट के अकॉर्डिंग। हमें कई बार लगता है कि हाँ, बच्चे ने नहीं पढ़ा क्योंकि बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, हम उस चीज़ को टिक लगा देते हैं, हाँ से टिक कर देते हैं, पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था आज के लिए, इतना ही। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।